जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी इस समय दो तरफा मुसीबतों से परेशान हैं। पहले तो सिर्फ एक ही आफत थी उन पर, एसआईआर नाम की, जिसने उनके वोटों के भंडार या कई फर्जी वोटों के भंडार में सेंध लगा दी थी। लेकिन अब ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट भी झेलना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने जो ममता बनर्जी के खिलाफ दलीलें दी हैं, जो सबूत दिए हैं, अब ममता बनर्जी के लिए ये भी एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। इन दोनों पर बात करेंगे कि ममता बनर्जी कैसे दोनों तरफ से घिर चुकी है और अब इनकी पार्टी इस पर ज्यादा ध्यान दे रही है कि कैसे इन कानूनी पचड़ों से निकला जाए। एक तरफ ईडी की दलीलें हैं, दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने जो एआई का इस्तेमाल किया है वो ममता बनर्जी के लिए मुसीबत बन गया है, क्योंकि एआई के इस्तेमाल से लॉजिकल गड़बड़ियां निकल रही हैं, जिससे कि जो घुसपैठियों ने, जो फर्जी वोटों ने जो जगह बनाई थी वोटर लिस्ट में, अब उसकी सफाई शुरू हो गई है और ममता बनर्जी इसके खिलाफ चिट्ठी लिख रही हैं। तो ये क्या असर कर रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले ईडी ने क्या क्या कहा है कोर्ट में, ये आप जान लीजिए, कि जिससे ममता बनर्जी परेशान है और अपनी पुलिस दौड़ा दी है आनन फानन में कि ईडी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत, एफआईआर दर्ज की है तो उसकी जांच करो। आस पड़ोस वाले लोगों से बात कर रही है, पुलिस अपनी रिपोर्ट बनाने में लगी है ताकि ईडी अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दिया जा सके। और ममता बनर्जी सफाई देती फिर रही है कि नहीं, मैं तो मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं गई थी, मैं तो टीएमसी प्रमुख की हैसियत से गई थी। क्यों कह रही है ऐसा? क्योंकि ईडी ने आरोप ही ऐसे लगाए हैं। ईडी ने जो सबूत दिए हैं, 4 बातें ईडी ने सामने रखी हैं, जिससे ममता बनर्जी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। जिसमें देखिए, पहला, ईडी ने इस मामले को अनुच्छेद 32 के तहत ईडी लेकर गई कि हमारा मौलिक अधिकार है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो। हमारा ये स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करना जांच एजेंसियों का मौलिक अधिकार है और वो मौलिक अधिकार हमसे ममता बनर्जी ने छीना। आर्टिकल 32 कहता है कि आप मौलिक अधिकार हनन के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो लोअर कोर्ट की जरूरत नहीं रह जाती। तो यहाँ पर ये मामला खत्म हो जाता है कि आप निचली अदालत से होते हुए आइए। और निचली अदालत में क्या हुआ, ये सबके सामने, हाईकोर्ट में क्या हुआ था। तो ईडी ने ममता बनर्जी के ऊपर मौलिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाया। साथ ही आरोप लगाया है कि सरकारी काम में बाधा डाली है। फिर आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने सबूत नष्ट किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, सबूत नष्ट करना बड़ा आरोप है। इनके ऊपर चौथा आरोप है चोरी का, फिर है डकैती का, फिर है आपराधिक धमकी का। तो ये सारे आरोप लगे हैं, चोरी चकारी डकैती के आरोप ममता बनर्जी और उनके पुलिस अधिकारियों पर लगाए हैं ईडी ने। और इनसे आप बच नहीं सकते, क्योंकि आप दिख रहे हैं कैमरा पर। फुटेज भले ही आपकी पुलिस गायब कर दे, सीसीटीवी फुटेज, एफआईआर के नाम पर जब जांच करती है तो ईडी अधिकारियों का कहना है कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज गायब करा देती है, लेकिन अब तो कैमरों में कैद है, यहाँ तो मीडिया के कैमरों में कैद है। तो आप ये तो इनकार नहीं कर सकते कि आप वहां गए थे और आपने जांच में बाधा डाली, आप वहां से डॉक्यूमेंट्स उठाकर लाए। तो इसमें ममता बनर्जी फंस चुकी है। अब इसके लिए ये आधार बनाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, ये तो राजनीतिक छापेमारी थी। लेकिन ईडी ने यहाँ भी एक पेच डाला है और ईडी ने बताया है कि हम यहाँ पर छापेमारी करने गए थे कोयला तस्करी के मामले में। और ये कोयला तस्करी का मामला है 2742 करोड़ का, जो आज से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है, जिसमें कभी अभिषेक बनर्जी का नाम भी आया था। लेकिन इस बार छापेमारी आईपैक में थी, टीएमसी में नहीं थी, न ही टीएमसी के नेताओं के घर पर थी। छापेमारी आईपैक के दफ्तर में और आईपैक के सह संस्थापक प्रतीक जैन के घर पर थी। और 20 करोड़ रुपए की हवाला लेन देन की हमारे पास ऐसे गवाह है, सबूत है, रीजन टू बिलीव है। ये हमने जो छापेमारी की है रीजन टू बिलीव के तहत की और इसके पूरे आदेश हमारे पास है। इसलिए इसको राजनीतिक आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये छापेमारी टीएमसी के दफ्तर पर हुई ही नहीं है। प्रतीक जैन आप कहें कि वो आईटी विभाग के प्रमुख हैं टीएमसी के, लेकिन उन पर आईपैक के सह संस्थापक के तौर पर छापेमारी की गई है और ये सब डॉक्यूमेंटेड है। ये कोई आईटी विभाग के प्रमुख के तौर पर छापेमारी नहीं की है। अब ऐसे तो एक व्यक्ति कई जिम्मेदारी ये संभालता है। ममता बनर्जी कह रही है कि मैं तो मुख्यमंत्री बनकर नहीं, मैं तो आई थी टीएमसी की प्रमुख बनकर। तो ईडी ने भी जो छापेमारी की है वो सह संस्थापक के घर पर की है, ना कि इनके आईटी प्रमुख के घर पर। तो ये बात अब ममता बनर्जी खारिज करके दिखाए। और ये जो 20 करोड़ का हवाला लेन देन है, इसके सबूत है। ये तक सबूत है कि पैसा गोवा गया है और गोवा में इस्तेमाल हुआ है, टीएमसी के चुनाव में इस्तेमाल हुआ है। लेकिन ये कहानी तो बात की बात है, फिलहाल तो बात छापेमारी की है और छापेमारी आईपैक में हुई थी। लेकिन ममता बनर्जी क्यों दखल देने आ गई? तीसरी बात जो ईडी ने कोर्ट में बताई है कि ये पहली बार नहीं है, ये
पश्चिम बंगाल में तरीका बन गया है, ममता बनर्जी का तरीका बन गया है कि वो पुलिस अधिकारियों की मदद लेकर बार बार ईडी के काम में दखल देती है। और पहले भी जब डीजीपी राजीव कुमार के घर पर रेड पड़ी थी तो ममता बनर्जी धरना देने आ गई थी। तो ये तरीका इनका बन गया है कि मैं तो मुख्यमंत्री हूं, मैं दखल दूंगी, कागज उठा के ले जाऊंगी, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। और इसके लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है। 100 पुलिस वाले यहाँ ईडी के 3-4 अधिकारियों को रोकने आ गए और ईडी के इन अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की है कि एफआईआर की जाए इनके खिलाफ। हमको धमकी दी गई, हमसे कहा गया कि आप यहाँ से कोई कागज यहाँ पर लिख दीजिए कि कोई कागज, कोई दस्तावेज, कोई डिवाइसेस मिले ही नहीं है, तो यहाँ से कुछ मत ले जाइए। यहाँ पर जो पुलिस को हमें सुरक्षा देनी चाहिए वो पुलिस हमें डरा रही थी, धमका रही थी, यहाँ तक कि धक्का मुक्की तक हुई है। और हमारे पास मात्र 5-6 सीआरपीएफ के जवान थे और यहाँ पर लगभग 100 पुलिस वाले लेकर ममता बनर्जी आ गई। और वो पुलिस वाले किस हैसियत से आए? तो ये ममता बनर्जी बार बार ऐसा करती है और इस पर रोक होनी चाहिए, वरना तो फिर ये एक ट्रेंड बन जाएगा और कल को दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी यही करेंगे। पंजाब में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में यही होगा कि ईडी जांच करने जाएगी, मुख्यमंत्री कागज उठाकर ले जाएंगे। तो ये जो कानून का जो इसमें मजाक बनाया जा रहा है, जो अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसे रोका जाए और ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाए कि ममता बनर्जी ने जो ये गलत किया है, एफआईआर हो, जांच हो और उसके बाद आगे उनके खिलाफ मामला चलेगा। ईडी ने सिर्फ ममता बनर्जी को नहीं घेरा है, ईडी ने पुलिस अधिकारियों को भी घेरा है। ममता बनर्जी कह रही है मैं तो टीएमसी प्रमुख के तौर पर आई, लेकिन डीजीपी किस हैसियत से आए? पुलिस कमिश्नर मनोज शर्मा और डीजीपी राजीव कुमार वो किस हैसियत से आए? आखिर उनका काम क्या है? क्या वो राज्य के लिए काम करते हैं या फिर वो ममता बनर्जी के लिए, व्यक्ति के लिए काम करते हैं? आपको कानून का पालन करना चाहिए था कि ममता के आदेश का पालन करना चाहिए था? क्या डीजीपी और पुलिस कमिश्नर स्तर के व्यक्ति को ये नहीं पता कि ईडी जब कानून सम्मत तरीके से रेड कर रही है तो आप उसमें दखल नहीं दे सकते, जो दखल देगा उसको आपको रोकना है, लेकिन आप ममता बनर्जी के पीछे पीछे चल आए। तो आप कानून के लिए काम करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं कि आप एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं? अब ये डीजीपी और पुलिस कमिश्नर बताएं। तो ममता बनर्जी के कई अधिकारी नपने वाले हैं, 25-30 अधिकारी जो शामिल थे, जो बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि बाकी तो बेचारे आदेश पे आते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, अब वो इसमें नपने वाले हैं। सीधे सीधे सस्पेंशन भी हो सकता है इनका और इनके ऊपर कोई और कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि ईडी सिर्फ ममता बनर्जी के ऊपर बात नहीं कर रही है, इन पुलिस अधिकारियों ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। और आप सीएम के आदेश पर आप आए हो, लेकिन आप सीएम को भी कन्फ्रंट कर सकते हैं। और सीएम तो कह रही है मैं तो टीएमसी की प्रमुख बनकर आई थी, तो आपके टीएमसी की प्रमुख को डीजीपी आए थे वहां पर एस्कॉर्ट करने के लिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी के पुलिस अधिकारी अलग से घेर चुके हैं और इनके ऊपर भी मामला दर्ज किया जाएगा। ईडी ने यह भी मांग की है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की गई है, उनके खिलाफ एफआईआर खारिज हो और उन्हें ये बदले की कार्रवाई से सुरक्षा दी जाए। अब ममता बनर्जी के खेमे में उधेड़बुन है कि कैविएट दायर किया है, सुप्रीम कोर्ट जवाब मांगेगा तो क्या जवाब देना है इसका। आपने कहा ये राजनीतिक छापा था, तो आप साबित करें कि राजनीतिक छापा था। ईडी ने तो साबित कर दिया है कि ये कोयला तस्करी का छापा था, आप साबित करें कि ये राजनीतिक छापा था और आप कैसे सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने पहुंच गई। तो अब ये बड़े बड़े वकीलों के साथ उधेड़बुन चल रही है, लेकिन ममता बनर्जी को इसमें राहत मिलनी बहुत मुश्किल लग रही है। इनके ऊपर मुसीबत आ चुकी है और एफआईआर दर्ज हो गई तो ममता बनर्जी के ऊपर ये बड़ा गंभीर मामला चलने वाला है। दूसरा, ममता बनर्जी की मुसीबत बन रहा है एसआईआर में एआई का इस्तेमाल। जो ये कहते हैं, जो राहुल गांधी कहते हैं डुप्लीकेट वोटर क्यों नहीं हटाता, चुनाव आयोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल क्यों नहीं करता। अब चुनाव आयोग बढ़िया तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे इंडिया अलायंस की इनकी सहयोगी ममता बनर्जी परेशान है और चिट्ठी लिख रही है कि एआई के इस्तेमाल से गड़बड़ियां हो रही हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है। देखिए हो क्या रहा है कि एआई के इस्तेमाल से लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज यानी कि तार्किक गड़बड़ियां पकड़ी जा रही है। तार्किक गड़बड़ियां क्या होती है? जो कि आपको, जिसके लिए कोई गहन जांच करने की जरूरत नहीं है, वो एक सामान्य तौर पर भी आप समझ सकते हैं कि ये कुछ गड़बड़ी है। जैसे कि पिता और पुत्र की उम्र में मात्र 10 साल का अंतर, तो एक आप ये सामान्य लॉजिक से समझ सकते हैं कि ये संभव नहीं है, इसके लिए बहुत गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। ये भी आप देख सकते हैं कि एक घर में एक व्यक्ति के 15 बच्चे और उसकी उम्र मात्र 40 साल 50 साल, तो आपको इसमें कुछ ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, पता लग जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ी है। तो यही लॉजिकल गड़बड़ियां एआई ने पकड़ी हैं। और एआई ने कैसे पकड़ी है, इनकी क्या समस्या है?
एआई ने देखिए 2002 की जो कट ऑफ लिस्ट है उसको पहले डिजिटाइज किया गया और उसके हिसाब से मैपिंग की गई कि आज जो जानकारियां दी गई हैं क्या वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही। जैसे किसी ने कहा कि मेरा नाम तो 2002 की सूची में है और उसने कुछ जानकारी दी, किसी ने कहा मेरे माता पिता का नाम 2002 की सूची में है और उसके अनुसार दस्तावेज दिए और जानकारियां दी। अब मैच किया जाएगा, अगर गड़बड़ी पाई जा रही है तो उन्हें भेजा जा रहा है नोटिस और 14 जनवरी से उस पर सुनवाई है कि आइए अपने सही कागज दीजिए, गड़बड़ियों को ठीक कराइए और वोटर लिस्ट में नाम डलवा लीजिए। अब ऐसे करीब समझ लीजिए इनके 1 करोड़ से ऊपर 1 करोड़ 30 लाख नाम इस तरह के हैं, इस तरह की गड़बड़ियां हैं जो कि बुलाई जा रही हैं ठीक करने के लिए। अब इसमें इनको समस्या ये हो गई है कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड नहीं लिया जा रहा है, तो कैसे साबित करेंगे कि हमारा सही है। उसके लिए जो 12 दस्तावेज है जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जमीन के कागज, फॉरेस्ट लैंड वाले, आवासीय प्रमाण पत्र, ये सब लिए जाएंगे। लेकिन उसमें भी जो ईडी ने नियमों के अनुसार अप्रूव किया होगा वो, क्योंकि 24 ईडी ने इनका भी ब्यौरा मांगा था जो 24 जून के बाद जो आवासीय प्रमाण पत्र जारी किए गए, जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। अब हो क्या रहा है कि अब किसी ने, ये जो खासकर घुसपैठी फर्जी वोट वाले हैं, ये क्या करते हैं, किसी को भी माता पिता बना लेते हैं, बता दिया जी ये हमारे माता पिता है और उसमें कुछ नाम भर दिया। अब वो जांच हो रही है पुरानी लिस्ट से, पुरानी लिस्ट से देखा जा रहा है कि ये नाम था और उम्र तो ये थी, अब उम्र कैसे बदल गई, उम्र बदल दी, या ये बदल दिया कि इतने बच्चे थे, वहां देखा गया जी तब तो ये बच्चे थे, अब 4-5 बच्चे और बढ़ गए हैं, तो जी गड़बड़ियां हैं। कुछ नाम में भी गड़बड़ियां पाई जा रही है कि 2002 की सूची में नाम अलग था, अभी नाम अलग है। उम्र में गड़बड़ी पाई जा रही है, ये भी हो रहा है उसमें कि आपने, ये लोग घुसपैठिए वगैरह, इन लोगों को तो मरे हुए के नाम पर वोटर आईडी दे दिया जाता था। तो ये भी कई जगह सामने आ रहा है इस तरह का कि ये नाम कह रहे कि 2002 में था लेकिन उसके बीच में तो मृत्यु हो चुकी है। इस तरह की चीजें भी सामने आई हैं कि इन्होंने कि फर्जी तरीके से वोटर आईडी दे दिया, 2002 की सूची में नाम है नहीं, जो कागज अभी दिए हैं वो पर्याप्त नहीं है, तो आप बाकी आप कहां से लाओगे। तो ये सब के कारण ममता बनर्जी कह रही है एआई का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, एआई से गड़बड़ियां हो रही हैं और इससे जो है जिन लोगों ने 2002 में अगर किसी का नाम उम्र गलत थी तो उसने 22-23 सालों में ठीक करा लिया था, अब आप फिर से उसे ठीक कराने को कह रहे हैं। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन लोग, ये साबित करना और ये चीजें करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए आपके पास जो आप कई कागज, जो लोग यहाँ भारत के रहने वाले हैं वो आएंगे, अपना एक कागज देंगे और बता देंगे कि जी ये था और हमने इसको ठीक भी कराया था, ये रही चीज है, आप साफ साफ बता दीजिए। और वहां पे जो अधिकारी बैठा है वो कोई ऐसा तो है नहीं, वो भी समझता है चीजों को कि हो क्या रहा है। तो ममता बनर्जी कह रही है कि एआई का इस्तेमाल मत करो, ये तो सामान्य व्यक्ति के विवेक पर आधारित होना चाहिए। अब इतने सारे फॉर्म, करोड़ों करोड़ फॉर्म व्यक्ति कैसे चेक करेगा। तो व्यक्ति को ये चेक करना है कि गड़बड़ी है और कागज आ रहे हैं तो अधिकारी देखेगा और उसके आधार पर परमिशन देगा, वेरीफाई करेगा उसको। तो इसीलिए इनकी परेशानी है। ऐसे ही एक एईआरओ मौसम सरकार, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि नहीं बड़ी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज निकल रही हैं, लोगों के आधार कार्ड और राशन कार्ड ये सब स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं, तो इससे लोगों के नाम कट रहे हैं, जो सही वोटर हैं उनके भी नाम कट रहे हैं, मैं इस्तीफा देती हूँ। ये इस्तीफा दिया है। ये एईआरओ है जो कि राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं और कई बार ये लोग यूनियनों में भी शामिल होते हैं और ये इस्तीफे देकर एक नई चीज पैदा की जा रही है। पहले कहा लोगों को परेशानी हो रही है, फिर कहा जी बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, अब कह रहे हैं जी एईआरओ तो इस्तीफा भी दे रहे हैं, ऐसी गड़बड़ी चल रही है। बंगाल में तो नहीं दिया, बिहार में तो नहीं दिया किसी एईआरओ ने इस्तीफा, ना ही तो तमिलनाडु में दिया है, ना ही तो राजस्थान में दिया है। जहां जहां हो रही है, सिर्फ बंगाल में क्यों इस्तीफे हो रहे हैं, क्योंकि हर जगह टीएमसी घुसी हुई है तो उसका असर तो दिखेगा ही। तो इस वक्त एससी भी, ईडी और साथ में चुनाव आयोग ईसी भी ममता बनर्जी के लिए इस वक्त पहाड़ है मुसीबतों का। और इनकी अब ये इनके फर्जी वोट भी खतरे में है और साथ ही जो इनकी मनमानी चल रही है वो भी खतरे में है और ममता बनर्जी अब दोनों स्तर पर इनके लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।